Hello, my friends. Today we are going to understand that when amendment of pleading be refused by the court. आज हम जानेंगे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग को कोर्ट कब रिफ्यूज़ कर देता है। कोर्ट कब ये बोलता है कि आपकी प्लीडिंग में जो भी आपने अमेंडमेंट बोली है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस वीडियो में हम जानते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट रिफ्यूज़ल ऑफ अमेंडमेंट बाय कोर्ट। देखिए, इससे पहले ये जानते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ अमेंडमेंट पावर किसके पास है, अल्टीमेटली कोर्ट के पास है। देखिए, हमने जाना था कि अमेंडमेंट कैसे हो सकती है, या तो कोर्ट सियो मोटो एक्सेप्ट कर ले, या तो फिर हम अपना सेल्फ बोलें कि हमें ये अमेंडमेंट करनी है विद द लीव ऑफ द कोर्ट उसे अलाउ कर दे, या तो फिर ऑपोजिट पार्टी एप्लीकेशन लगा के बोले। बट अल्टीमेटली पावर ऑफ एक्सेप्टेंस किसके पास है, कोर्ट के पास है। तो पावर ऑफ रिफ्यूज़ल भी किसके पास होगी, कोर्ट के पास होगी। तो यहाँ पे रिफ्यूज़ल ऑफ अमेंडमेंट बाय कोर्ट का यूज़ हुआ है, ठीक है। अब देखिए, एन अमेंडमेंट में बी रिफ्यूज बाय द कोर्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। अब कुछ सिचुएशंस हैं, उन अगर वो सिचुएशंस हैं तो कोर्ट जो अमेंडमेंट बोली गई है उसे रिफ्यूज़ कर देगा। देखिए, अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं। फर्स्ट, व्हेन प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज़ अननेसेसरी। जब कोर्ट को ये लगता है कि ये जो अमेंडमेंट की बताई जा रही है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब अननेसेसरी मीन्स उसके बिना भी काम चल सकता है और बढ़िया से चल रहा है, तो इसलिए कोर्ट उसे मना कर देगा, ठीक है। अब इसमें दो सिचुएशंस आती है जहाँ पे वेर इट इज़ मेयरली टेक्निकल इन नेचर। अब अगर कोर्ट को लगता है जो ये अमेंडमेंट चाहते हैं ये मेयरली टेक्निकल है, लेट सपोज किसी ने अपना किसी पार्टी का नेम मेंशन किया है पूरे प्लेंट में और उसने विद सर नेम मेंशन किया है। अब उसने एक दो सामने उसका कंप्लीट नेम मेंशन किया है, बट वो पूरी प्लेंट में या फिर अपने डब्ल्यू में वो सर नेम लगाना भूल गया। अब क्या है कि केस का जो मैटर है वो जज साहब को समझ में आ गया, हमें पता है, ऑपोजिट पार्टी को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये मेयरली टेक्निकल है और इसको होने और ना होने से किसी को जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो इसे अलाउ करने से फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो ये मेयरली टेक्निकल इन नेचर है, तो इसे अननेसेसरी ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब ये भी केस टू केस डिपेंड करता है। हो सकता है कहीं पे सन नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, रोल प्ले कर रहा हो, वहाँ पे हो सकता है सेम नेम के दो तीन हो, तो वो अलग चीज़ हो गई। बट यहाँ पे हम कॉमन सेंस में देखें तो वो टेक्निकल जो भी एरर्स होंगे उसको अननेसेसरी ट्रीट किया जाएगा। सेकंड इज़ व्हेन इट इज़ यूजलेस। जहाँ पे जो अमेंडमेंट बोली जा रही है वो यूजलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता इस केस से, ठीक है, और उसका कोई सब्सटेंस नहीं है, तो उसको भी मना कर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज़ व्हेन इट कैन कॉज इंजूरी टू अपोजिट पार्टी। अब हम कुछ ऐसी अमेंडमेंट चाहते हैं जो अपोजिट पार्टी को इंजूरी कॉज कर दे, तो उसको तो बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। अब हम कुछ चाहते हैं कि उसने जो प्लेंट दी थी या फिर उसने जो डब्ल्यू दिया था उसके उसको वो कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, या तो फिर कुछ ऐसा कर दे कि उसको बिना बात का नुकसान हो जाए, ठीक है, नुकसान इन द सेंस इंजूरी हो जाए, ठीक है, लीगल इंजूरी, तो वो भी बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। थर्ड वन इज़ व्हेन इट चेंजेस द नेचर ऑफ द केस। अब सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड है, जो हमारा केस का नेचर है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए और ना उसे कोई चेंज कर सकता है पूरा। तो वो अगर हमारे अमेंडमेंट से जज साहब को लगता है कि ये केस का नेचर पे बात आ रही है तो वो चलो नहीं करेंगे। फोर्थ वन इज़ व्हेन द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इज़ नॉट मेड इन गुड फेथ। अब एप्लीकेशन हमने दी बट वो गुड फेथ में नहीं है। अब गुड फेथ में है या नहीं ये सर्कमस्टांसिस से डिसाइड होगा और इसे कोर्ट डिसाइड करेगी, मीन्स जज डिसाइड करेंगे। तो अगर उन्हें लगता है कि ये गुड फेथ में नहीं है तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिफ्थ वन इज़ एक्सेसिव डिले इन फाइलिंग दी अमेंडमेंट एप्लीकेशन। अब देखिए, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, चाहे वो एक्सप्रेसली बताया गया हो या नहीं बताया गया हो। अब ऐसा है कि केस बिल्कुल एंड में है, सब कुछ हो चुका है और आप अब चाहते हो अपने प्लेंट में अमेंड करना, नो वे, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो एक एक्सेसिव डिले। अब देखिए, डिले चलता है, अगर डिले हुआ है और आप उस डिले को जस्टिफाई कर सकते हो तो जज अलाउ कर देंगे। वो भी नहीं चाहते कि आप दोबारा से कोई एक और केस डालें तो केस टू केस ही होते रहे बस, तो वो भी ये नहीं चाहते। बट अगर एक्सेसिव डिले हो गई है जहाँ पे फिर कोई रूट ही नहीं बचता तो वहाँ पे इसे रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। सिर्फ ये 5 पॉइंट्स हैं जहाँ पे रिफ्यूज़ल ऑफ एप्लीकेशन हो जाती है अमेंडमेंट की, ठीक। अब अब देखिए, एक और टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ फेलियर टू अमेंड प्लीडिंग्स। अब हमें बोल दिया था जज साहब ने कि आप अमेंड कर लीजिए, बट हुआ क्या कि हम फेल हो गए अमेंड करने में। हमने खुद ही एप्लीकेशन लगाई या हमने खुद ही बोला कि ऑपोजिट पार्टी की ये करना चाहिए और हम फेल हो गए। जैसे इसके प्रोविजंस दिए ऑर्डर 6 रूल 18 ऑफ सीपीसी में, ये देखिए क्या बोलता है, अ पार्टी हैज़ टू अमेंड इट्स प्लीडिंग विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब बाय द कोर्ट। अब कोर्ट ने जो टाइम बोल दिया
कि ठीक है हम आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, आप इतने डेज में इसे कर दीजिए, आपने नहीं किया, या तो फिर कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया कोर्ट ने और आपने 14 डेज में उसे अमेंड नहीं किया, ठीक है। तो अगर या तो टाइम प्रिस्क्राइब किया वो हो या तो नहीं किया तो 14 डेज। उसके बाद क्या होगा, ही शैल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच लिमिट टाइम एज अफोरसेड और ऑफ सच 14 डेज एज द केस में बी अनलेस टाइम इज एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट। अब आपने नहीं किया तो अगर कोर्ट चाहे तो आपका टाइम फिर से एक्सटेंड कर देगा, और नहीं चाहे तो यहाँ पे फेल हो जाएगी आपकी अमेंडमेंट और आप फिर उसे अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।